नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में भी हम 50 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं और इन 50 प्रश्नों के भरोसे आप लोग मान के चलिए कि आपके करीब 150-200 सवाल तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, रेगुलर देखिए और जब आप कोई काम रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। और आप जब प्रश्नों को रोज देखते हैं तो परीक्षा में जब प्रश्न को देखते हैं तो आदतवश लगता है कि ये बड़े सामान्य प्रश्न हैं और उसका उत्तर देना भी आपको बड़ा सामान्य लगता है। गलती यही होती है कि लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन जो प्रश्न करने हैं, जिनके भरोसे पास होना है, वहां तक लोग काम नहीं करते हैं। तो ऐसे आप लोग हमसे पढ़ भी सकते हैं जीएस। अगर चाहते हैं कि केवल ज्योग्राफी को पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप आर मेन की तैयारी कर रहे हैं तो मेन की तैयारी के अंतर्गत प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करके हिंदी और निबंध की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें हम आपको क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सब कुछ देते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा और रेगुलर आंसर राइटिंग भी उसमें होगी। रेगुलर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे विशेष बात यह है, अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बीओ की तैयारी प्री कम मेन हमारे साथ कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट सिलेबस के साथ में नोट्स आपको मिलेगा, क्लासेस भी आपको पूरी सिलेबस की मिलेंगी। रेगुलर आंसर राइटिंग इसमें हम करेंगे और गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, टेस्ट होते रहेंगे। और अगर आप ऐसे निबंध की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, निबंध आप लिख नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि निबंध लिखने चलते हैं तो विचार आने बंद हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप दूर कर सकते हैं। बेसिक क्लास से लगा के एक एडवांस लेवल तक निबंध की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। कथन कारण का प्रश्न यहाँ पर शुरू हो रहा है। कथन कारण के प्रश्न आयोग के द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं, कभी 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 कम रहते हैं, लेकिन अगर आप करते रहते हैं तो इन प्रश्नों से फैक्ट भी, कंसेप्ट भी सब कुछ तैयार होता है और साथ साथ में आपके कथन कारण के प्रश्न भी तैयार होते हैं। गोवा के भारत में एकीकरण के समय रूस ने इसके लिए भारत का संयुक्त राष्ट्र में समर्थन किया था। जैसे संयुक्त राष्ट्र में समर्थन चाहिए होता है ना, तो रूस ने किया था कि नहीं किया था, ये पूछा जा रहा है। और रूस भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दूर हटाना चाहता था। तो रूस ने समर्थन तो किया, पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो बात हो रही है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दूर करना चाह रहा था, तो रूस ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दूर हो। ऐसी कोई बात रूस के द्वारा नहीं की गई है। तो पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। अच्छा, आप लोग जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाते होंगे। नोट्स बना के थोड़ा बहुत तो कुछ लिखते ही होंगे। लिखना चाहिए आपको। कारण यह है कि जब आप लिख लेते हैं तो चीजें आपके लिए याद करना आसान होता है। दूसरा प्रश्न है, जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? गलन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं या गुप्त ऊष्मा कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं? तो गलन का मतलब है कोई, जैसे बर्फ है, बर्फ जमी हुई है तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए तो वो गलन हो जाएगी। कोई भी चीज ठोस से जब द्रव में आती है। ऊर्ध्वपातन जो है, ये किसी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो पहले द्रव में फिर गैस में परिवर्तित होने के बजाय सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, वैसी अवस्था होती है। और वही आपसे पूछी भी जा रही है कि इसको क्या कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन इसी को कहते हैं। और जैसे कपूर को आप गर्म करेंगे तो कपूर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसियस स्टेज में चला जाता है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि इसकी चरम उपलब्धि तत्कालीन हानियों से अधिक थी। यानी कि उपलब्धियां ज्यादा अच्छी नहीं थी, हानियां ज्यादा थी। ऐसा नहीं, इसकी उपलब्धि तत्कालीन हानियों से अधिक थी, यानी कि उपलब्धियां ज्यादा थी। तो ये कौन सा आंदोलन था? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला जन आंदोलन था। और इसका नाम आपको बताना है। 4 सितंबर 1920 को एक प्रस्ताव पास किया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में। और 4 सितंबर 1920 को। तो इसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां मानी जाती हैं कि ज्यादा थी, हानियां कम थी।
और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने की बात इसमें कही गई थी। कभी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है। और गांधी जी ने कहा था कि यदि असहयोग आंदोलन का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। ठीक है, लेकिन वही जब घटना हो जाती है चौरी चौरा वाली, पुलिस थाने पर किसानों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, तो कई पुलिस वालों की जान चली जाती है। तो महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना बगदाद सम्मेलन में की गई थी और इस संगठन को आप जानते हैं ओपेक के नाम से, ओपेक के बारे में पूछा जा रहा है। और ओपेक का जो मुख्यालय है वो सऊदी अरब में है। 10 से 14 सितंबर 1960 की बात है। ये जो बगदाद है, बगदाद में एक सम्मेलन होता है जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ये पार्टिसिपेट करते हैं। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले ये देश एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन बनाने का प्रयास करते हैं। स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय जो रखा जाता है और ये मुख्यालय पहले बनाया जाता है जिनेवा में, लेकिन 1965 की बात है, 5 वर्षों के बाद में 60 में इसकी स्थापना होती है, 1960 में। और 65 की बात है, 1 सितंबर 1965 को ऑस्ट्रिया के वियना में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो सऊदी अरब में नहीं है, यह ऑस्ट्रिया के वियना में है। याद कर लीजिए, ये वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको आप बताइए। राज्यों की सहमति से विधि बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 242, 262, 252 या इनमें से कोई नहीं। जब 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करते हैं कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनवाना चाहते हैं, किससे? संसद से रिक्वेस्ट करते हैं, तो संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर कानून बनाने का जिस पर अनुरोध किया गया है कानून बना देती है। तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद है 252। कौन सा अनुच्छेद है? 252, आर्टिकल 252 के अंतर्गत ये रखा गया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सर्वाध्यक्ष, महासभापति, विनय पुरुष, युक्त पुरुष। ये 4 जो ये दिए हुए हैं ये है क्या? कौन बताएगा? तो इसमें सर्वाध्यक्ष तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये समस्त केंद्रीय विभागों का निरीक्षण करता था। महासभापति जो है, महासभापति वह अश्वरोही सेना का नियंत्रण था। विनय पुरुष विभिन्न आगंतुकों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करता था विनय पूर्वक। तो ये राजप्रसाद के रसोई घर या भोजनालय से इसका कोई संबंध नहीं था, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर जो सी दिया है ये गलत दिया। और युक्त पुरुष युद्धोपरांत प्राप्त सामग्रियों का लेखा जोखा करता था। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बी सही है, ए सही है, बाकी सब सही है। जो गलत है वो आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। किस सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने पर व्यापक सहमति बनी थी? तो ये व्यापक सहमति कब बनी और किस सम्मेलन में बनी? ये बात है 2015 की। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में पेरिस में एक कॉप हुआ था जिसको कॉप 21 के नाम से जाना जाता है और दूसरी रूप में इसको कहते हैं पेरिस जलवायु समझौता। तो पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत ये बात रखी गई थी कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेके आना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी कभी सन आपसे पूछ लिया जाए तो 2015 याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर की ये बात है। ग्लिजेशन किस क्षेत्र की विशेषता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ग्लिजेशन किस क्षेत्र की विशेषता है? जल की अनुकूल जहां पे निकासी नहीं होती है तो वहां पर जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, ऐसी प्रक्रिया को ग्लिजेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? अपचयन होता है। इस प्रक्रिया में अपचयन होता है। तो ये टुंड्रा प्रदेशों में ये विशेषता जो है ये पाई जाती है। कहां पर? टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? तो सौर ऊर्जा आप विद्युत ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटी प्लेट हो, उसमें भी करंट बनता है, डीसी करंट भी बनता है, एसी करंट भी बनता है। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन होता है वो विद्युत ही। सबसे पहले जो सौर ऊर्जा का विकास किया गया था, ये 1954 की बात है जब किया गया था। भारत में तो अभी आया है, जब हमारे यहाँ सोलर मिशन चलने लगा तो बहुत तेजी से, बाकी छोटी छोटी डिवाइसेस पहले आती थी, प्लेट्स वगैरह आ गई थी। अब तो ईवी का जमाना है, अब सौर से गाड़ी चलाने की भी बात हो रही है, ठीक है, कि उससे प्लेट लगा दी जाए, चार्ज होती रहे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो जो आर्टिकल 14-16 है तो आप जानते ही हैं, लेकिन 19(1)(c) जो है, ये आपको क्या कहता है? संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। तो संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार, इसी के अंतर्गत आपको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी दिया गया, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे ही एक डी है भारत में, 19(1)(d), भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत दिया गया। स्वतंत्र रूप से घूमने का जो भी अधिकार है वो 19(1)(d) में दिया गया है। बात समझ में आई? तो ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के संबंध में अधोलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि कृष्णदेव राय के संबंध में सवाल पूछे जाते हैं। विजयनगर राजाओं में वो महानतम था, क्या उसको महानतम आप कह सकते हैं? दूसरा है, विदेशी यात्री इब्न बतूता और निकोली कोंटी उसके राज्य में आए। वह एक विद्वान शासक था, कला और साहित्य का आश्रयदाता था। उसने तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया था। अब इसमें आपसे पूछा यह जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है। अब जो सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो विजयनगर का महानतम शासक था, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो विद्वान शासक था, कला और साहित्य का आश्रयदाता था, ये भी सही है। लेकिन विदेशी यात्री इब्न बतूता और निकोली कोंटी कृष्णदेव राय के समय में आए थे कि नहीं आए थे, ये भी आपको चेक करना है। बताइए बताइए। तो तालीकोटा का युद्ध और इब्न बतूता और निकोली कोंटी, ये सारी चीजें आपको रिलेट करके कैसे जान पाएंगे आप? निकोली कोंटी आया था 1333 में, ठीक है, और 1420 ईस्वी में निकोली कोंटी आया था, और सॉरी इब्न बतूता आया था 1333 में। तो अब इन दोनों को आप देखेंगे तो इनका जो विजय कृष्णदेव राय का समय है, तो इसमें 1505 से 1529 के बीच था, तो ये तो गलत ही हो गया। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था, ये भी इनके समय नहीं हुआ था। तो गलत अगर पूछा जा रहा है तो दूसरा और चौथा यहां पर गलत हो जाएंगे, ठीक है, गलत। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या झील राज्य सही सुमेलित है? लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा और कोलेरू उड़ीसा। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? कोई एक है जो सही सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। तो लोकटक झील मणिपुर में है, ये बिल्कुल सही है। जो उदय सागर और डिडवाना है ये राजस्थान में है। कहां पर है? डिडवाना और उदय सागर ये दोनों राजस्थान में है। और जो कोलेरू है ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीनों गलत दी हुई है, सही इसमें केवल एक दी हुई है। बात समझ में? याद कर लीजिए। ज्यादातर लोग जब लोकटेक वाला आता है तो उसको, क्योंकि पेपर में कई बार इसको गलत करके पूछा गया है, तो लोग सोचते हैं चलो इसी को गलत कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सोच विचार कर आंसर देना है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। अधिकतम कितनी हो सकती है? ये भारतीय संसद का एक विशेष कह सकते हैं, एक विशेषता है, विशिष्ट व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है और इसको 0 आवर भी कहा जाता है। तो इसकी अधिकतम जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये 1 घंटा हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 1 घंटा
बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, आंसर दीजिए। स्थापना कब हुई थी बैंकों की, ये पूछा जा रहा है। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है, ये 1865 में हुई थी। तो पहले का ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ए का 2। तो ये देखिए ए का हो गया 2। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1920 में स्थापित हुआ, तो बी का हो जाएगा 3। मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो ये 1843 में हुआ था, सी का 1। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 1935, तो डी का 4। तो यहां देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब का है, इसको सबको याद कर लीजिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है 1950 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की बात करें तो ये 34 का है, 1934 का। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अगर बात करें तो ये 48 का है, 1948 का। और अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम जो है ये 55 का है, 1955 का। ठीक है, अब आप इसको सेट कर सकते हैं, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको करिए। निम्नलिखित में से कौन तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट नामक खंड का लेखक था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक ये डॉक्यूमेंट्स था, तो इसका लेखक कौन था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको लिखा था CD देशमुख ने। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट खंड जो था उसको इन्होंने लिखा था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल थे। इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। ये सवाल भी जीके में पूछा जाता है, तो कभी कभी जीके के सवाल पीसीएस में भी पूछ लिए जाते हैं, आईएएस में भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत कम लेकिन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1953 में राष्ट्रपति ने काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1990 में सरकारी नौकरियों में 33% स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की थी। ये 2 स्टेटमेंट है। पिछड़े वर्गों के लिए अगर आरक्षण की बात की जाए तो ये कालेलकर आयोग था, 53 में गठित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है 33% जिसमें कहा जा रहा है, ये 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद एवं राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई। एससी और एसटी की बात हो रही है। तो एससी और एसटी इसमें जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से इसमें शामिल है, तो सोच के आंसर दीजिएगा। सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 21 अनुच्छेद के, तो 330, 32 और 34 ये सब के सब इससे रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक आर्टिकल को बेयर एक्ट में देखिएगा और इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक एवं विवादास्पद संविधान संशोधन अधिनियम था। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पे चेक ये किया जाता है कि कितनी ऑब्जेक्टिविटी आप में है, आप आंसर इसका जानते हैं, लेकिन बाद में वहां पे कंफ्यूज तो नहीं हो जाते। 59 प्रावधान थे इसमें, सबसे व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और सबसे ज्यादा विवाद भी इसी में हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल व्यापक स्तर पर किया ही गया था, विवाद भी यहाँ पर यहीं पर हुआ था। तो 59 प्रावधान इसमें रखे गए थे, 59 प्रावधान, और ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो कभी पूछ लिया जाए कितने प्रावधान थे तो आप उसको भी बता सकते हैं, 62, 59, 59 प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे। हंस पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता और हंस पत्रिका के संपादक पंडित जुगुल किशोर शुक्ल थे। तो हंस पत्रिका वाराणसी से निकलती थी
और हंस के जो संपादक थे, सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे ऐसे लेखक जिनको उपन्यासकार सम्राट माना जाता है, सब हर व्यक्ति के चहेते, हर व्यक्ति उनकी रचनाओं को समझ जाता है। तो पहला दूसरा दोनों गलत दिया है क्योंकि ये थे मुंशी प्रेमचंद। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश है? अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश कौन सा है? एक है इसमें से जो स्थलरुद्ध है। अफ्रीका में कई देश हैं जो हो सकते हैं आपको स्थलरुद्ध मिले, लेकिन इनमें से एक छांटना है। ठीक है, तो इनमें से जो है वो एक देश है चाड। ठीक है, चाड, वहां पे अफ्रीका में इसे साद कहा जाता है। साद, साद ऐसे कहा जाता है, साद। लेकिन इसको वैसे हम लोग तो चौड़ ही कहते हैं, चौड़। ठीक है, वहां पे साद कहते हैं, साद। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये पूरा दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर एक चाड लेक भी है, और इसी देश इसका नाम जो रखा गया है वो चाड लेक के नाम से ही इसका नाम रखा गया है। किसी को पता है चाड की राजधानी क्या है? इसके आसपास आपको वो भी मिल जाएगा, रेगिस्तान भी मिल जाएगा। ठीक है, उत्तरी इलाका इसका पूरा रेगिस्तानी एरिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसे मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? मतलब मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों की वंदना किससे कराई गई थी? तो मिहिरकुल जो था उसने, बात है ये मंदसौर अभिलेख में आप देखेंगे तो एक शासक था यशोधर्मा, वो चक्रवर्ती शासक था, है ना। तो मिहिरकुल को उसने पराजित कर दिया। यशोवर्मा के बारे में कहा जाता है कि मिहिरकुल ने भी, जिसने शिव के अतिरिक्त किसी की चरण वंदना नहीं की थी, यशोधर्मा के चरणों की वंदना की थी। ठीक है, तो मिहिरकुल के द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय किसे दिया जाएगा? तो मिहिरकुल ने यशोधर्मा, क्योंकि यह हार गया था मिहिरकुल, तो इसके चरणों की वंदना की थी। वंदना किसके द्वारा की गई? मिहिरकुल के द्वारा। और किसकी की गई? यशोधर्मा के बारे में की गई। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। जनपद है और उनकी राजधानी दी हुई है, आपको सही सुमेलित करना है। तो ये सरल सा प्रश्न है, आप जानते ही होंगे, महाजनपदों की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, और कौशल का आपका हो जाएगा अयोध्या, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, मगध का राजगृह। तो ए का आपका 4 और कौशल का अयोध्या, बी का 3। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 4 3 1 2 ये सही आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल सब बार बार रिपीट होते हैं। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न दिखाई देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा है, श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब प्रायः रंगीन व अस्पष्ट होता है। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो प्रकाश के विवर्तन के कारण ही सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, जो दूरदर्शी की बात हो रही, सूक्ष्मदर्शी की नहीं, प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न दिखाई देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देता है। दूरदर्शी की बात है, क्योंकि विवर्तन होता है प्रकाश का। पहला तो सही है, श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब ये रंगीन और अस्पष्ट होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, तो यहां पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अगर देखा जाए ध्वनि की तरंगों का तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य के बारे में जब भी प्रश्न पूछा जाए तो ध्वनि तरंगों की तरह की जो तरंग दैर्ध्य है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। तो तरंग दैर्ध्य में जब ध्वनि पूछी जाएगी तो ध्वनि की ज्यादा होती है और प्रकाश की कम होती है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है डायबिटीज के इलाज में, रक्त की शुद्धि के लिए, हार्मोन्स की पूर्ति के लिए, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। तो इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। बड़ा सरल प्रश्न है, और ये
आजकल की बहुत आम समस्या बनती जा रही है। और डायबिटीज आप ये जान लीजिए कि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, दिन भर में कुछ फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज आपको हो सकता है। और खान पान सही रखिए, चिकना वगैरह कम खाइए, है ना, तैलीय चीजें कम खाइए, जंक फूड कम खाइए, बाकी थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी करिए। शुद्ध हीरा रंगीन एवं पारदर्शक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का संचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग होता है। शुद्ध हीरा जब आप देखेंगे तो अगर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आर पार दिख रहा है, रंगहीन है, रंगीन भी उसमें रंग कुछ नहीं होता है, और पारदर्शक है, तो वो शुद्ध होता है। ठीक है, जौहरी लोग जान जाते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का संचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन कारण का प्रश्न अगर बनाया जाए तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत संचालक होता है, इसी कारण किया जाता है। तो एक प्रश्न ये भी आप दिमाग में रखिए अगर कथन कारण पूछ लिया जाए तो। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। टेफ्लॉन दहनशील पदार्थ है और टेफ्लॉन पर सांद्र अम्लों एवं क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन दहनशील है। जब एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसके बहुत से अणु बहुलकीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एथिलीन से फिर ये टेफ्लॉन में कन्वर्ट होता है। ये अदहनशील होता है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, और इसका कोई प्रभाव इसमें सांद्र अम्लों और क्षारों का भी नहीं पड़ता। तो पहला तो गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा यहां पर सही हो जाएगा। तो सही क्या होगा? केवल 2। आगे बढ़ते हैं। भारी जल का उपयोग होता है न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने के लिए। किसके लिए होता है? भारी जल का उपयोग बंधक के रूप में होता है, ड्यूटेरियम यौगिक बनाने के रूप में होता है, आयनिक व अनायनिक हाइड्रोजन में विभेद के लिए होता है, और ट्रेसर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे यहां पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। हर तरीके से इसका उपयोग किया जाता है भारी जल का। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। क्षारक का सर्वोपरि गुणधर्म यह माना गया है कि वे अम्लों को क्या करते हैं? तीव्र करते हैं, उदासीन करते हैं, या मंद करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव है और कोई निगेटिव है, दोनों को मिलाया जाएगा तो दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ऊर्जा ट्रांसफर होगी। यहां पर एक अम्ल है, एक क्षार है, तो क्षारक को अगर अम्ल में मिलाएंगे तो अम्लों को क्या करेंगे? ये उदासीन कर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या करेंगे? ये उदासीन कर देंगे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बाह्य दाब कम होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक का मतलब होता है जिसपे जल क्या हो, जो जल है वो उबल जाए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाह्य दाब कम होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। बाह्य दाब जब कम होगा तो क्वथनांक घट जाएगा, बाह्य दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, क्वथनांक बढ़ेगा जब बाह्य दाब अधिक होगा। उल्टा संबंध होता है, नहीं सीधा संबंध होता है। यहां कह रहे हैं बाह्य दाब कम होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, नहीं सीधा संबंध होता है। बाह्य दाब अधिक होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, बाह्य दाब कम होगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में वायुदाब कम हो जाने से क्वथनांक कम हो जाता है। वायुदाब कम ही तो होता है, तो पहाड़ों पर देर में खाना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवालों के जवाब देते रहिए। आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, लगता है कि ये फालतू का काम हो रहा है क्या। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है, तो और हो क्यों रही है? गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में हो रही है। तो अगर वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और किसके कारण हो रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही है, गुरुत्वीय बल के कारण हो रही है, तो इसको गुरुत्वीय त्वरण कह देंगे। बी ऑप्शन इसका सही है। नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। क्या इसमें कोई गड़बड़ी है?
बिल्कुल सही बात है, योजना आयोग को हटा दिया गया, नीति आयोग आ गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, गठन जनवरी 2015 में हुआ, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बाकी तो सब सही है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो पूर्णकालिक कैसे हो जाएगा? जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना समय का होता है? 6 65 5 65 5 62 या 6 62? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 साल कार्यकाल पूरा हो जाए तो, या उम्र 65 वर्ष हो जाए। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में यह वर्णित किया गया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल यह होगा, और इनकी पुनर्नियुक्ति जो होती है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इस्तीफा उससे पहले भी दे सकते हैं। इस्तीफा किसको देंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने किस भाषा के द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई थी कि अगर ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना है तो भाषा का क्या होना चाहिए, कैसी भाषा का उपयोग होना चाहिए? तो ये जो है, ये भाषा थी देसी भाषा। कैसी भाषा? देसी भाषा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देसी भाषा का उपयोग होना चाहिए। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। 85 में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बताइए, 85 में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये बात है 1886 की। 4 सितंबर, नहीं, सितंबर में नहीं हुआ था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन 86 में हुआ था। और इसकी ये जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब, निम्नलिखित में से कौन से एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? बताइए। संगम युगीन कवि है, और संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है। यह आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मामूलनर। जो मामूलनर है ये संगम काल का कवि है, और मौर्यों द्वारा एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध युद्ध का वर्णन इसने किया है। ठीक है, तो यह है मामूलनर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? अब ये सब सवाल नायाब, बिल्कुल अलग तरीके के सवाल है। आपको ये सवाल नॉर्मली मिलेंगे नहीं, जब पूछ लिए जाएंगे तब लोग इसको पढ़ाना शुरू करेंगे, कहेंगे देखो ये आया, ऐसे आया। उसके पहले ही हम लोग अगर सारी चीजों पर विचार कर ले तो पढ़ते समय आप उसको ध्यान में भी रख सकते हैं। ठीक है, 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है ये बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। अब एक सवाल पूछा जाता है, ललित विस्तार किस शाखा से संबंधित है बौद्धों की? तो ये महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो इस ग्रंथ का उपयोग किया है एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध पर किताब है, एडविन अर्नाल्ड की किताब है, तो उसमें इसका जिक्र किया है ना, इसका उपयोग किया है। तो जिक्र क्या किया है? उपयोग ही किया है, इसका पूरा आधार बनाया। तो ये ललित विस्तार हो जाएगा। महायान याद रखिएगा। भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है कि भूमिदान वो करते थे? तो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है इसमें से आप देखेंगे तो सबसे प्राचीन कौन नजर आ रहा है? सबसे प्राचीन है इसमें सातवाहन, तो सातवाहनों में मिलता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सातवाहन नरेशों ने भूमिदान की प्रथा शुरू की थी। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। तृतीय बौद्ध संगीति जब हो गई तो कौन हिमालय में चला गया? तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में ये बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। जब ये संगीति समाप्त हो गई, मीटिंग्स आप समझ लीजिए होती थी, तो इसमें एक नाम आपको मिलेगा मज्जिम। ये हिमालय की तरफ गए थे। महारक्षित यवन देश की तरफ गए थे। जो रक्षित है ये यवन देश, यहाँ हिमालय पूछ रहा है तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा।
रक्षित जो थे, रक्षित कहाँ गए थे? ये यमन देश। धर्म रक्षित अपरांतक, और महादेव जो थे ये मैसूर महिषमंडल इसको देखते थे। यहां पे हिमालय वाला याद रखिए, ये थे मध्यम। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया? श्वेत लोहे का संदर्भ देकर, और उन्होंने कहा कि भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी था, मतलब ऐसी प्रौद्योगिकी थी। तो एक यूनानी इतिहासकार हुआ है, उसने कहा कि ऐसा था, लौह उद्योग अत्यंत विकसित अवस्था में था, और उसका नाम है कार्टियस। किसने ऐसा किया? कार्टियस ने ऐसा किया। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित हो जाएगी तब तो वो बम का काम करेगा। नियंत्रित होती है, तो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा मिलती है उसको नाभिकीय ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा ही तो होगी। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, बिखर जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका सही आंसर होगा? अपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? जो पारदर्शी नहीं है, तो पारदर्शी यानी कि इधर से आर पार नहीं दिखेगा, तो पारदर्शी वही होगा जिसमें किरणें बाहर निकल जाएंगी। अपारदर्शक है यानी कि किरणें बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए तो नहीं दिखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाहर नहीं निकल पाती, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हवा में स्वतः जल जाने के कारण पानी के अंदर डुबाकर रखा जाता है? अगर हवा में रख दिया जाए तो ये जल जाएगा, आग लग जाएगी इसमें। कई बार आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि वहां पे मुर्दों को दफनाया जाता है, वहां पे ऐसा किया जाता है, तो वहां पे अंत्येष्टि होती है, तो वहां पर आग लगते हुए रात में भूतों को हमने देखा है। तो वो होता है फास्फोरस, फास्फोरस और उसके जो कंपाउंड होते हैं, तो फास्फोरस के साथ ये होता है कि अगर हवा में आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो वास्तव में वो आग लगती उसके कारण है, हड्डियां पड़ी होती हैं तो ऐसा हो जाता है, जानवरों की हड्डियां हो, इंसानों की हड्डियां हो, जैसे भी हो, लेकिन लोग इसको फिर भूत पिशाच से जोड़ते हैं। कितने लोगों को भूत अभी तक मिला है, अनुभव हुआ है? तो ये फास्फोरस है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वे आकर्षण बल जो परमाणु नाभिक में न्यूक्लियानो यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं ना, उनको परस्पर बांधे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इस आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, इनको हम कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय ऊर्जा नहीं कहेंगे, इसको बल कहेंगे, और अभिसारी अपसारी मत कहिएगा, इसको हम नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यमों एवं द्रव के ऊपरी सतहों पर उत्पन्न की जा सकती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें द्रव के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं एवं गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों पर यह सवाल है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण की अपनी मूल स्थिति पर गति की दिशा तरंग के संचरण दिशा के लंबवत होती है। तो लंबवत जो संचरण करते हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यमों एवं द्रव के ऊपर उत्पन्न की जा सकती हैं, ये गैसों में उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो बातें दोनों कही गई हैं, ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? भारत क्या करेगा जब जनांकीय लाभांश का उसको लाभ में पूर्ण लाभ मिले? ठीक है, तो जनांकिकीय लाभांश का मतलब है कि हमारे पास काफी अच्छी संख्या में लोग हैं, लेकिन लोग बेकार है अगर उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो। तो अगर स्किल डेवलपमेंट करना है तभी लोगों का लाभ मिल पाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमको ITI, पॉलिटेक्निक और भी स्कूलों में ऐसे कोर्स चलाए जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए,
जो लोगों को रोजगार परक शिक्षा दे सके। तो कुशलता का विकास इसमें होना चाहिए, कुशलता का प्रोत्साहन सबसे ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आई? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो कौन सा वर्ग है जिसको लघु, इसमें 6 वर्गों में बांटा गया है, तो 6 वर्गों में से किसको लघु नगर कहा जाता है? और लघु नगर का मतलब क्या है? कोई एक श्रेणी ऐसी नहीं है कि उसी को कहा जाएगा। 3 है जिनको बृहद नगर कहा जाता है, बड़े नगरों को। सबसे बड़ा तो भाई महानगर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चौथा, पांचवा और छठा वर्ग है, इनको लघु नगरों की श्रेणी में बांटा जाता है। अब कोई हमको बताए कि चौथे, पांचवे और छठे की कंडीशन क्या होती है? चौथे वर्ग का नगर कौन होगा, पांचवे वर्ग का नगर कौन होगा और छठे वर्ग का नगर कौन होगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव आयोग सत्ता दल के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है। जैसा जिसकी सत्ता होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे कहते हैं ना, तो चुनाव आयोग उसी का कहना मानेगी। अब जैसे भाजपा जो भी कहे वैसे चुनाव कराएगी। जैसे मोदी की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कहेगी चुनाव कराओ तो करा लेंगे। ये कही जा रही बात, मैं नहीं कह रहा हूं। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष तो करवाता ही है। संविधान में तो इसीलिए इसको रखा गया है, इसका जिक्र इसीलिए आता है। तो दूसरा तो सही है, सत्ता दल के अधीन नहीं होती है, ऐसा नहीं कहेंगे आप। आर्टिकल 324 है ना, 324, ये एक स्वतंत्र संस्था है, ये किसी के अधीन नहीं है। सरकार के कहना मानेगी तो अब तो हर बार सरकार यही कहेगी ना कि हमारी ही गवर्नमेंट बने तो हम ही को जिता दो, ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां किस प्रकार की है? गंगा का जो विशाल मैदान है उसकी मिट्टियां किस प्रकार की है? यह आंसर आपको देना है, बताइए। रवेदार मिट्टियां हैं, या जलोढ़ या कांप मिट्टियां हैं, या लेटराइट मिट्टी है, या इनमें से कोई नहीं? क्या बताएंगे? तो गंगा का जो विशाल मैदान है इसमें जो मिट्टियां पाई जाएंगी वो जलोढ़ मिट्टियां पाई जाएंगी। ऐसी मिट्टियां पाई जाएंगी, जलोढ़ मिट्टियां पाई जाएंगी। भाई गंगा के मैदान में मिट्टी कैसी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। तो जलोढ़ और कांप मिट्टी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर आप बांगर पुरातन कांप को कहेंगे, खादर नूतन कांप को कहेंगे। तो नई पुरानी दोनों हो सकती हैं, लेकिन इसको वैसे कहेंगे जलोढ़ या कांप मिट्टियां, ठीक है। अंतिम सवाल है, उसको करते हैं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थल के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। बीरबल जालौन, जियाउद्दीन बर्नी आगरा, मदन मोहन मालवीय प्रयागराज इलाहाबाद, और महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली के हैं, मदन मोहन मालवीय प्रयागराज में जन्म हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी आगरा में जन्म नहीं हुआ था इनका, ये बुलंदशहर के हैं। तो इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है। और बीरबल जो है ये कालपी जालौन में, तो ये जालौन में इनका जन्म हुआ था। ये सारा सही है, तो इसका सही आंसर जो सही सुमेलित नहीं है ये बी हो जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आंसर सारे लोग देते रहे तो ज्यादा अच्छा है। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनको आप जरूर बताएं, क्योंकि उन प्रश्नों का जवाब ये निर्धारित करता है कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेन एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते चलिए। आप निबंध की तैयारी या खंड शिक्षा अधिकारी का प्री मेन कम मेन बैच या प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को रेगुलर बेसिस पे एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। अगर ये आप काम करते रहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जब प्रीलिम पास करेंगे तो प्रीलिम्स पास करने के बाद में किसी भी तरीके से आपको ये नहीं सोचना रहेगा कि अब मेंस में क्या पढ़ें, और बिना मेन एग्जाम पास करके आप बिना पास किए आप सिलेक्शन तो ले नहीं सकते। तो प्री पास करके आप बैठेंगे उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये सारी तैयारी आप करते रहिए। आप इंडिविजुअली भी ज्योग्राफी या अन्य कोर्सेज हमारे पढ़ सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप जरूर डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल 4 बजे।